नमस्कार दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के 100 एमसीक्यूज प्रश्न करने वाले हैं जो हर सरकारी परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। अगर ये प्रश्न याद कर लेते हो तो समझो पेपर में नंबर पक्के आपके। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के दमदार तैयारी के साथ। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1857 से 1947 तक 100 एमसीक्यू सवाल जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद कर लो अभी। तो चलते हैं प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रश्न है, देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे वीरों ने भाग लिया। इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, मतलब कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। याद कर लीजिए इसको। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? समझते हैं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह भड़का और यहीं से यह पूरे भारत में फैल गया। देखते हैं अगला प्रश्न। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 से 1862 तक भारत में गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किए। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आज़ादी का पहला युद्ध किसे कहा जाता है? तो देखिए, आज़ादी का पहला युद्ध 1857 की क्रांति को कहा जाता है, क्योंकि यह ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ पहला बड़ा संगठित विद्रोह था। तो चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को एम.ओ. ह्यूम की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल थे। तो पहले अधिवेशन में कितने थे? 72 प्रतिनिधि शामिल थे। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने। देखिए, प्रश्न है, वंदे मातरम किसने लिखा था? तो देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। यह गीत उनके उपन्यास आनंदमठ में है। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो देखिए, सूरत अधिवेशन कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गई। गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक थे। तो गरम दल के नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। देखिए, चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी थी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, रालेक्ट एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? तो रालेक्ट एक्ट 1919 में पास हुआ था। यह कानून बिना मुकदमा जेल में रखने का अधिकार देता था। तो कौन देता था? यह कानून बिना मुकदमा जेल में रखने का अधिकार देता था। कौन सा देता था एक्ट? रालेक्ट एक्ट। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो देखिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया। अंग्रेजों का असहयोग सहयोग न करने की नीति थी, इसी गांधी जी ने चलाया था। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो देखिए, सबने अवज्ञा आंदोलन 1923 में शुरू हुआ। इसी आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 में शुरू हुई थी।
तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक नामक कानून तोड़ने के लिए यात्रा की। तो चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ। तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में। तो चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो देखिए, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। यह नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। देखते हैं। प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो देखिए, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए यह समझौता हुआ। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? तो देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में की थी। नेताजी ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। तो नेताजी ने क्या किया था? सिंगापुर में आज़ाद हिंद का फौज का गठन किया था। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा युवाओं को प्रेरित करने के लिए दिया गया था। तो कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो देखिए, भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी। इसी दिन भारत आज़ाद हुआ और ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ। तो क्या हुआ था? 15 अगस्त 1947 को अपना भारत आज़ाद हुआ और ब्रिटिश शासन जो था वो समाप्त हो गया। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर की क्या भूमिका थी? तो देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर की भूमिका, वे विद्रोह के सांकेतिक नेता बनाए गए। विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो देखिए, 1857 विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा में अद्वितीय वीरता दिखाई। उनका प्रसिद्ध वाक्य था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो चलिए आगे समझते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय स्वराज्य का प्रमुख प्रथम प्रवक्ता। तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा नारा दिया। जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो देखिए, अभी भी आगे ही पढ़े हैं। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तिलक ने स्वराज राज्य की मांग को पहली बार जोर शोर से उठाया था। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे जाते हैं ये प्रश्न है। तो देखिए, 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के अधिकारों के लिए गांधी जी ने आंदोलन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो देखिए, खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ। देखिए, मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ खलीफा के समर्थन में यह आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सा सम्मान वापस किया? तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कैसर ए हिंद पदक, यह पदक गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने दिया था, तो जिसे उन्होंने विरोध में लौटा दिया।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित हुआ? तो देखिए, असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के कारण स्थगित हुआ था। ये 1922 में चौरी चौरा में आंदोलन हिंसक हो गया था, इसलिए गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया था। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो देखिए, चौरी चौरा कांड 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई और जवाब में लोगों ने थाने में आग लगा दी। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता है? तो देखिए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों नेता गरम दल के प्रमुख नेता थे। तो ये कौन नेता थे? तीनों गरम दल के प्रमुख नेता माने जाते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? देखिए, साइमन कमीशन सन 1988 में 28 में आया था। यह आयोग भारत में संविधान सुधार की जांच के लिए आया था, लेकिन इनमें इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध किस नारे से हुआ? तो साइमन कमीशन का विरोध साइमन गो बैक नारे से हुआ। भारत में सभी दलों ने इसका जोरदार विरोध किया था। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई? तो देखिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में लगी चोट से अंग्रेज पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भगत सिंह ने किस अंग्रेज अफसर की हत्या की थी? तो देखिए, सैंडर्स की। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या की। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो देखिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। इन तीनों वीरों को लाहौर में फांसी दी गई थी। कहाँ पे? लाहौर, मतलब पाकिस्तान में फांसी दी गई थी। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? तो देखिए, पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी 1930 को हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा? तो देखिए, गांधी जी ने नमक कानून अंग्रेजों के अन्य पूर्ण कर के विरोधी में नमक पर टैक्स लगाना गरीबों के लिए अन्याय था, इसलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। इसमें गांधी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। चलते हैं अगला प्रश्न समझते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने इसे अंतिम संघर्ष बताया था। तो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो का ये नेतृत्व जो था, तो इसको अंतिम संघर्ष बताया था। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, करो या मरो नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो देखिए, करो या मरो किस आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। यह नारा अंग्रेजों को भारत में हटाने के लिए दिया गया था। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय ध्वज को पहली बार किसने फहराया था? तो देखिए, भारतीय ध्वज को पिंगली वगैरह डिजाइन ने किया और 1921 में गांधी जी ने अपनाया था। पिंगली वगैरह ने तिरंगे की डिजाइन बनाई थी। चलते हैं अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न है, भारत विभाजन की घोषणा किस योजना के तहत हुई थी? तो देखिए, भारत विभाजन की योजना माउंटबेटन योजना
3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। चलते हैं अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो देखिए, भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने भारत के विभाजन और स्वतंत्रता की प्रक्रिया पूरी करवाई। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, स्वतंत्रता भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, स्वतंत्रता भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के स्वतंत्रता होने के बाद भी वे पहले गवर्नर जनरल बने। प्रश्न है, स्वतंत्रता भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, सी राजगोपालाचारी। 1948 में माउंटबेटन के बाद वे पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वे संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। चलते हैं। देखिए, भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस किसने बनाया? तो देखिए, भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस पूरे भारतवासियों 15 अगस्त 1947 को इस दिन देश में आज़ादी की खुशी जगह जगह उत्सव मनाया गया। देखिए प्रश्न, देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। तो 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो देखिए, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त शिव कुमार सेन। शिव कुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और उन्होंने 1951 से 52 के पहले आम चुनाव का सफल आयोजन कराया। उस समय भारत से लगभग 17 करोड़ मतदाता थे। उनकी देखरेख में चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से हुई। वे एक आईसीएस अधिकारी थे। लोकतंत्र की नींव मजबूत करने में उनका योगदान था महत्वपूर्ण रहा। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसको विस्तार से समझते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा थे जी। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यह बैठक दिल्ली में हुई थी, जिसमें इसमें भारत के स्वतंत्र भविष्य का ढांचा तैयार करने पर चर्चा हुई। यही से संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। चलते हैं, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, मौसम उपग्रह किस देश का है? तो देखिए, मौसम उपग्रह भारत देश का है। तो देखिए, विस्तार से समझते हैं। मौसम भारत द्वारा विकसित एक उपग्रह है, जिसे पृथ्वी के मौसम और जलवायु की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया। इसे आईएसआर ने विकसित किया। यह उपग्रह बादलों, चक्रवातों और समुद्री गतिविधियों की निगरानी करता है। यह मानसून पूर्वा पूर्वानुमान में मदद करता है। मौसम विज्ञान में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। चलते हैं, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है,
भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस अगस्त इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत में तुरंत बाहर करना, करो या मरो नारा दिया गया। यह आंदोलन देश भर में जन जनदोलन जन आंदोलन का रूप ले लिया गया। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं अब। प्रश्न है दांडी यात्रा कितने किलोमीटर की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे जाते हैं प्रश्न। देखिए लगभग 390 किलोमीटर हुई थी दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। तो गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ पैदल यात्रा की थे। यह यात्रा 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर पूरी हुई। इसका उद्देश्य नमक कानून का विरोध करना था और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ था। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो देखिए शक संवत शक संवत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय पंचांग है। इसे 22 मार्च 1957 से अपनाया गया है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ चलता है। इसका पहला माह चैत्र होता है। इसका उपयोग सरकारी दस्तावेजों में किया जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? तो देखिए सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की। यह प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। इसी दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भारतीय विज्ञान की ऐतिहासिक उपलब्धि है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। वे भारतीय संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं में से एक थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। उन्होंने सभा की मर्यादा और अनुशासन बनाए रखा। वे एक सादगीपूर्ण नेता थे। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? तो देखिए 1857 की क्रांति नेतृत्व कानपुर में नाना साहेब ने किया था। तो नाना साहेब ने 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किया था। वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उन्हें अंग्रेजों ने पेंशन देने से मना कर दिया था। उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर युद्ध किया। उनकी वीरता क्रांति का मुख्य चेहरा बनी। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1950 से 1962 तक 2 कार्यकाल पूरे किए। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे। उन्होंने को लोकतांत्रिक प्रणाली में मजबूती दी। वे एक शिक्षाविद, विचारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों तक का होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यह कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा भंग करने पर पहले भी समाप्त हो सकता है। आपातकाल की स्थिति में इसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यह कार्यकाल लोकतंत्र की स्थिरता को दर्शाता है। लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है। तो लोकसभा किससे चुनी जाती है? जनता द्वारा लोकसभा चुनी जाती है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी। तो नेता सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। इस फौज में भारतीय कैदियों को शामिल किया गया। इसका उद्देश्य भारत को सशस्त्र संघर्ष से आज़ाद करना था। यह यह आंदोलन देशभक्ति की मिसाल बन गया। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा देता था। इसके तहत राज्य को विशेष स्वायत्तता प्राप्त थी। इससे 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यह ऐतिहासिक निर्णय रहा। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय खाद्यान्न कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय खाद्यान्न लद्दाख में है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर है। स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जलवायु शीत मरुस्थलीय है। यह इको टूरिज्म के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो देखिए, राष्ट्रपति। तो जब लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक पर सहमत नहीं होते, तब संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत अंतर्गत राष्ट्रपति बुलाते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यह विधायी गतिरोध को समाप्त करने का तरीका है। यह भारतीय संसदीय प्रणाली का अनूठा पक्ष है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मंगल ग्रह पर भेजा गया भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन था? तो देखिए, मंगलयान को ISRO ने 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था। यह 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा। भारत ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश बना। इसकी लागत अन्य देशों की तुलना में बहुत कम थी। यह विज्ञान और तकनीकी में भारत की बड़ी उपलब्धि है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं देखते हैं। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? तो देखिए, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। यह नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। यह 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान दिया गया। इसके उद्देश्य के जवानों और किसानों का सम्मान बढ़ाना था। इस नारे ने देशवासियों में आत्मबल भरा। आज भी यह प्रेरणादायक नारा है, जय जवान जय किसान। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर कहते हैं। तो बृहस्पति और मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास लगभग 1,42,984 किलोमीटर है। इसका वायुमंडल गैसीय है और इसमें कई उपग्रह हैं। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक होती है। यह एक गैस जायंट कहलाता है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो देखिए, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह है तो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका तापमान लगभग 462 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका वातावरण घना और CO2 से भरा होता है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव बनता है। सूर्य के नज़दीकी होने के बावजूद बुध सबसे ठंडा होता है। यह उल्टी दिशा में घूमता है।
यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह भी है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो देखिए, तो 250 होते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। वर्तमान में इसकी वास्तविक संख्या 245 है। राज्यसभा स्थायी सदन है। इसका एक तिहाई भाग हर 2 वर्ष में रिटायर होता है। चलते हैं अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाषाएं को मान्यता प्राप्त है? तो देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं में मान्यता प्राप्त है। तो संविधान सभा की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो कितनी अनुसूची में? 22। तो शुरुआत में इनकी संख्या 14 थी। बाद में अन्य भाषाओं को जोड़ा गया। इसमें हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु जैसी भाषाएं शामिल हैं। ये भाषाएं भारत की सांस्कृतिक विविधता विविधता को दर्शाता है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य के महानदी पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है। यह एशिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। इसका निर्माण 1957 में हुआ था। यह सिंचाई, जल आपूर्ति और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। इसके उद्देश्य भारतीयों को राजनीतिक मंच देना था। यह आज़ादी की लड़ाई में प्रमुख संगठन रहा। चलते हैं अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी और माता पुतली बाई थी। उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर लड़ाई लड़ी। उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर को 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। यह सुंदरता और गौरव का प्रतीक माना जाता है। इसकी पूंछ रंग बिरंगी और आकर्षक होती है। यह पर्यावरण संतुलन में मदद करता है। यह भारतीय संस्कृति में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो देखिए, भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। देखिए, भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा निचला सदन और राज्यसभा उच्च सदन। राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा होता है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है। संसद कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है। यह लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पिन कोड प्रणाली भारत में कब शुरू हुई थी? तो देखिए, पिन कोड प्रणाली भारत में 15 अगस्त 1972 में शुरू हुई थी। तो भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य डाक व्यवस्था को व्यवस्थित करना था। इसमें 6 अंकों का कोड होता है। पहला अंक क्षेत्र को दर्शाता है। इसका डाक वितरण देश का सटीक हो गया है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो देखिए, भारत में
25 उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। इनमें से कुछ राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय भी है। उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायिक निकाय होता है। ये संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत स्थापित होते हैं। ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा विभाग किसके अधीन है? तो देखिए, परमाणु ऊर्जा प्रधानमंत्री के अधीन है। तो भारत में परमाणु ऊर्जा को विभाग सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह विभाग भारत की परमाणु नीतियों और योजनाओं को क्रियान्वित करता है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान और बिजली उत्पादन से जुड़ा है। इसका महत्व राष्ट्रीय सुरक्षा से भी है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटक थे। विलियम बेंटक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 1833 से 1835 तक यह पद संभाला। उन्होंने सती प्रथा समाप्त की और सामाजिक सुधार किए। उन्होंने शिक्षा में भी सुधार किए। वे आधुनिक भारत के आरंभिक प्रशासक माने जाते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? तो देखिए, 2022। हर घर तिरंगा अभियान भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर शुरू किया गया। इसका उद्देश्य देशभक्ति की भावनाओं को बढ़ावा देना था। इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत चलाया गया। इसमें लोगों से घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की गई। यह अभियान बहुत सफल रहा। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू हुआ। सूचना अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाना है। यह नागरिकों को सरकारी दस्तावेजों की जानकारी लेने का अधिकार देता है। इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगती है। यह लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए, अंतरिक्ष पर पहले जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। कल्पना चावला 1997 में NASA के स्पेस मिशन से अंतरिक्ष में गई। वे हरियाणा से थी और अमेरिका में अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनी। 2003 में कोलंबिया हादसे में उनका निधन हुआ। उन्होंने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया। वे आज भी युवाओं की प्रेरणा है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। यह मौद्रिक नीति, मुद्रा नियंत्रण और बैंकिंग निगरानी का कार्य करता है। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था, अब मुंबई में है। इसे 1949 में राष्ट्रीयकृत किया गया। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? तो देखिए, हर घर नल से जल। तो जल जीवन मिशन भारत सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण घर तक पाइप से शुद्ध जल पहुंचाना। यह 2019 में शुरू हुआ। इसका लक्ष्य 2024 तक 100% कवरेज है। यह स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ा है। यह जल संरक्षण को भी बढ़ावा देता है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान में न्याय शब्द किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, संविधान में न्याय प्रस्तावना में है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में उल्लिखित है। यह मूल उद्देश्य को दर्शाता है। यह नागरिकों को समानता और गरिमा का आश्वासन देता है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है।
न्याय संविधान का आधार स्तंभ है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस भारतीय को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला? तो देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। यह सम्मान उन्हें गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए दिया गया। वे पहले एशियाई नोबेल विजेता भी हैं। उन्होंने जनगण मन राष्ट्रगान की रचना की। वे बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग कितने सदस्यीय होता है? तो देखिए, 3 सदस्यीय होता है। तो भारत का चुनाव आयोग एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 अन्य आयुक्त से मिलकर बना होता है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। यह आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत कार्य होता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। चलते हैं अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट ने गणित में शून्य की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने दशमलव पद्धति और खगोल शास्त्र में भी योगदान दिया। उनकी रचना आर्यभट्टीय प्रसिद्ध है। शून्य की खोज ने गणित में क्रांति ला दी। यह भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा 1984 में रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष गए। वे भारतीय वायुसेना के पायलट थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सवाल, भारत कैसा दिखता है, पर उन्होंने कहा, सारे जहां से अच्छा। उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। तो बरगद को 1950 में भारत का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया। इसकी शाखाएं लंबी और मजबूत होती हैं। यह जीवन, स्थायित्व और सामाजिक एकता का प्रतीक है। यह छाया और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। गाँवों में यह सभा स्थल होता है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो वस्तु एक सेवा कर, तो मतलब गुड सर्विस टैक्स है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुई। यह एक राष्ट्र एक कर का सिद्धांत लागू करती है। इससे केंद्र और राज्य के सभी टैक्स एकीकृत हो गए। इससे व्यापार आसान हुआ। यह टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता लाती है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो देखिए, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर हुई थी। इसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाना था। इसमें लाखों शौचालय बनाए गए। यह जन आंदोलन बन गया। स्वच्छता, स्वास्थ्य और सम्मान का प्रतीक बना। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो देखिए, संविधान का संरक्षक भारतीय उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। यह क्योंकि यह संविधान की व्याख्या करता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यह विधायिका और कार्यपालिका की सीमाएं तय करता है। यह न्यायिक समीक्षा करता है। यह लोकतंत्र का प्रहरी करता है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जय हिंद नारा किसने दिया था? तो देखिए, जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो जय हिंद नारा सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के समय दिया था। यह देशभक्ति का शक्तिशाली नारा बना।
यह आज भी इसका प्रयोग सैन्य और राजनीतिक भाषणों में होता है। यह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। बोस के साहस की पहचान है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। तो कमल को 1950 से राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया। यह पवित्रता, सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह जल में उगता है, उस पर निर्भर नहीं होता। यही भारतीय दर्शन का सार है। यह देवी लक्ष्मी का प्रतीक भी है। कमल भारतीय मुद्रा पर भी अंकित होता है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, यानी कि लीवर। तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पाचन में सहायता करता है। यह विषैले पदार्थ को निष्क्रिय करता है। यह प्रोटीन और एंजाइम बनाता है। यह शरीर में ऊर्जा भंडारण में भी मदद करता है। इसका स्वास्थ्य जीवन के लिए जरूरी है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? तो देखिए, 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई। यह योजना कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। यह हरियाणा के पानीपत से शुरू हुई। यह महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनी। इसमें केंद्र, राज्य और समाज की भागीदारी जरूरी है। यह बेटी की अधिकारियों की रक्षा करती है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल 2007 में भारत की पहली राष्ट्रपति बनी। वे राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी थी। उन्होंने कई सामाजिक सुधारों में योगदान दिया। उनका चुनाव महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम था। उनका कार्यकाल 2012 तक चला। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? तो देखिए, 2014। मेक इन इंडिया अभियान 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ। इसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक हब बनाना है। इससे निवेश, रोजगार और तकनीक का विकास होता है। इसमें 25 से अधिक क्षेत्रों को शामिल किया गया। यह आत्मनिर्भर पर की दिशा में एक कदम है। अगर ये 100 MCQs अच्छे से याद कर लिए तो समझो पेपर में 4 नंबर से 8 नंबर पक्के ऐसे ही। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।